नमस्कार। जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तो आपने सुना होगा। वही जस्टिस जिन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस जब टाल-मटोल कर रही थी, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा था कि तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और जिस दिन उन्होंने आदेश दिया, उसी दिन शाम को उनका ट्रांसफ़र हो गया। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। उसके बाद खूब शोर मचा था। कहा यह गया कि चूँकि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने आदेश दिया था, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और इसलिए सरकार को ये बात पसंद नहीं आई और उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रहे। उसके बाद से उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाकर भेजा गया। इसी अगस्त में वो रिटायर हो गए। ये पुरानी बात है, तो आज पूछेंगे आज नई बात क्या है। तो नई बात यह है कि अब जस्टिस एस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने पर पाबंदी है। तो अब जस्टिस एस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अब ये खबर बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ कानूनविदों ने, न्यायविदों ने ये बात कही थी कि जस्टिस एस मुरलीधर में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की तमाम योग्यताएं थीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए था। कोलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाकर या उनके नाम की सिफारिश नहीं भेजकर गलती की है। चूँकि हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने की जो व्यवस्था है वो कोलेजियम पर निर्भर करता है। कोलेजियम जो मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज मिलकर ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 और जजेज मिलकर के हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट बुलाने की सिफारिश करते हैं और सरकार के पास नाम भेजते हैं और सरकार उस पर मुहर लगाती है और उसके बाद वो जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। कोलेजियम के द्वारा भेजे गए नाम पर सरकार कई बार मुहर लगाती है, कई बार कुछ नामों पर आपत्ति जताती है, कई बार नाम वापस कर देती है। उसे अगर दोबारा कोलेजियम भेजे, उसके बाद सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होता है, सरकार को उन नामों पर मुहर लगानी होती है। तो कई बार सरकार ऐसा भी करती है कि कोलेजियम के द्वारा भेजे गए नाम पर मुहर नहीं लगाती और नहीं लौटाती है, अपने पास रख लेती है। तो ये कोलेजियम को नाम भेजना चाहिए था। क्यों भेजना चाहिए था? तो उस आर्टिकल में विस्तार से लिखा गया था कि जस्टिस एस मुरलीधर बहुत ही काबिल जज हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो, चाहे उड़ीसा हाई कोर्ट हो, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। उनका कानूनी ज्ञान जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता, जज बनने की योग्यता रखता है। उड़ीसा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के दौरान उन्होंने जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया वो भी ट्रिमेंडस था, बहुत बेहतरीन काम किया था। और ये भी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी विदाई हो रही थी, तब भी उनके फेयरवेल में दिल्ली हाई कोर्ट के तमाम लोग मौजूद थे। और जब उड़ीसा हाई कोर्ट से उनकी विदाई हुई तो कहा यह जाता है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में उतना ग्रैंड फेयरवेल शायद ही किसी जज को दिया गया। तो उसी आर्टिकल में ये बात कही गई थी कि इतनी योग्यता रखने वाले जस्टिस एस मुरलीधर को अगर कोलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश नहीं भेजी तो उसकी वजह यही रही होगी कि सरकार उन्हें पसंद नहीं करती थी और इस बात की आशंका रही होगी सीजीआई को कि अगर उनके नाम को कोलेजियम उनके नाम की सिफारिश करती है तो वो हो सकता है कि सरकार उनके नाम पर सहमति नहीं जताए और एक नया विवाद खड़ा हो जाए। और शायद इसी विवाद से बचने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कोलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। तो ये एक अच्छा काबिल जज जिसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। अगर वो बने होते तो अगले 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते। और आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में जजेज के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। अगर वो आ जाते तो 3 साल तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो के जज होते। और चूँकि उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता की जहाँ तक बात है तो उनके बहुत फैसले ऐसे हैं जिनके लिए उनको याद किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को
जो अपराध घोषित करने वाली धारा 377 को जो रद्द करने का फैसला लिखा था, उसमें जस्टिस एस मुरलीधर भी थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे फैसले लिखे हैं। तो जस्टिस एस मुरलीधर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए था कुछ कानूनविदों के मुताबिक, जिसमें फली नरीमन और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुदगल और देश के जाने माने मध्यस्थ और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू ने जो हाई कोर्ट में जो इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल लिखा था, उसमें इन्होंने ये बातें कही थी। और सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के कॉरिडोर में जो लोग की समझ रखते हैं, जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता था और एक अच्छे जज को समय से पहले न्यायपालिका से विदा होना पड़ा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए देखे जाएंगे। तो ये बस जानकारी की बात है। और आगे एक बात मैं फिर जोड़ दूं कि जस्टिस मुरलीधर का जब दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो गया था जिस मामले में, वो मामला जब सुनवाई के लिए दोबारा दूसरे जज के पास आया था, तो उस जज ने कहा था कि दरअसल उन नेताओं का नाम आपको याद होगा, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, इन लोगों ने जो बयान दिया था, गोली मारो वाला जो बयान था, बहुत चर्चित बयान, तो जो दूसरे जज थे उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो बयान दिया गया था, नेताओं ने जो बयान दिया, वो मुस्कुरा कर दिया होगा, कोई बैड इंटेंशन नहीं रहा होगा, गलत नीयत से बयान नहीं दिया गया, इसलिए इसमें कोई अपराध नहीं बनता है और ये वो मामला करीब करीब ख़त्म हो गया। तो बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है कि कुछ जब जस्टिस एस मुरलीधर के नाम की चर्चा होगी, तब ये बात भी होगी कि उनको किन परिस्थितियों में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, क्यों हुआ था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के सारे जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर जस्टिस एस मुरलीधर के नाम पर इस तरह की बात हुई है और कुछ लोगों ने की है, और अगर लगता है कि अगर वो जज बनाए जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते थे, इसलिए जब चर्चा होगी तो ये भी चर्चा होगी कि दरअसल सरकार उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब भले न मिले, लेकिन मेरा मानना है कि वैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, इसलिए आप भी पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।